उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं नज़ारे बीच पुर्तगाल में मौजूद हूँ और मेरे एक बहुत प्यारे भाई अब्दुल्ला भाई लाहौर से कसूर से तशरीफ़ लाएँ और D8 वीज़े पे आए हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा कि किस तरीके से इन्होंने वीज़ा लिया, क्या मामला थे, कितनी मुश्किल था, कितना दुश्वारी इनको हुई। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं आप? अच्छा, पुर्तगाल का ये वाला वीज़ा तो चूज़ करने का मेन यही था कि ये डिजिटल नोमैड्स के लिए है। अच्छा। और मेरे लिए बहुत आसान था इस वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। ठीक है। ये बताइएगा कितना थ्रेशोल्ड होना चाहिए? थ्रेशोल्ड है आपका नेशनल जो मिनिमम है ना उसका 4 टाइम्स होना चाहिए। वो आप चेक कर लें, जो उस टाइम नेशनल एवरेज वो मिनिमम होगा उसका 4 टाइम्स होगा। मैं जब आया था तब 3300 यूरोस, अभी भी इसी के करीब ही होगा। अब 870 अगर तनख्वाह है, हाँ जी, या मिनिमम है, हाँ, तो वो तो 4 टाइम्स उसका मिनिमम 4 टाइम्स आपने प्रूव करना है कि आप कमा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा अगर कुछ लोग ये कर लें कि कोई किसी की भाई की दुबई में कंपनी है या अमेरिका में किसी कंपनी है भाई की, वहाँ से वो पैसा भेजना शुरू कर दे, तो उसमें चांस है अगर वो प्रूफ बनाना शुरू कर दे? उसके अंदर यही है कि ये इंटरव्यू बेस्ड है। अगर आप उस प्रूफ को आगे जाके जस्टिफाई कर लेते हैं, यानी जो आपका एम्बेसी वाला बंदा है वो देख के आपको कह सकता है कि हाँ जी ये 3300-3500 यूरो कमा रहा है, अच्छा, तो फिर तो काम चल सकता है। सही। लेकिन अगर आप वहाँ जाके बिल्कुल बैठ जाते हैं और वो आपसे आपकी सर्विस के बारे में या आपके बिज़नेस के बारे में पूछ रहा है और आपको कुछ पता नहीं है, तो फिर तो लाजमी बात है उसे पता चल जाएगा कि वो 20-25 लोगों के रोज़ इंटरव्यूज़ कर रहा है, बच्चा तो नहीं है वो। सही बात। D8 की सबसे अच्छी चीज़ क्या बात है इसकी? लोग तो पहले आर्टिकल 88, 89 में आते थे, 2-2, 3-3, 4-4 साल बेचारे इंतजार करते थे। फिर वो लोग आर्टिकल 92 पे आना शुरू हो गए, विजिट वीज़ा लेके यहाँ आते थे, फिर वो स्टूडेंट पे अपने आप को कैटेगरी चेंज करवा के फिर रेजिडेंस कार्ड तक पहुँचते थे। D8 की सबसे अच्छी चीज़ जो आपको पसंद आई हो? सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा। ठीक है, सिर्फ इनकम की रिक्वायरमेंट आपकी। दूसरा ये है कि शायद मैंने ये चीज़ नोटिस की हो या बाकियों ने भी नोटिस की हो कि आप जब इस तरह के किसी वैलिड वीज़ा के ऊपर आते हैं तो ओवरऑल ही आपको हर जगह जिधर आप गवर्नमेंट के ऑफिस में भी जा रहे हैं आपको सही तरह ट्रीट किया जाता है। यानी आपको किसी तरह, यानी एक आप इलीगल तरीके से करना चाह रहे हैं, किसी जुगाड़ी तरीके से करना चाह रहे हैं, सही तरीका है, तो उसके अंदर फ़र्क है। वो मैंने चीज़ एटीट्यूड आइमा वालों के अंदर और जिन लोगों से मिल रहा हूँ उसके अंदर वो नोटिस की है। सही। उसके बाद ये है कि प्रोसेस काफ़ी तेज़ है सही। आपका, यानी आप 7-8 महीने में जो है अपॉइंटमेंट लेके तो आप पुर्तगाल आ जाते हैं। सही। उसके बाद यहाँ पर महीने डेढ़ का प्रोसेस है, आपको कार्ड मिल जाता है। ठीक है। तो आपके जो ये D8 वीज़ा है इसी के ऊपर अपॉइंटमेंट होती है? इसी के ऊपर ही अपॉइंटमेंट होती है। अच्छा, ज़बरदस्त। कुछ सवालात आपसे पूछे उन्होंने एम्बेसी वालों ने? आपका मेरे ख्याल इस्लामाबाद में हुआ? इस्लामाबाद में हुआ था और टोटल कसूर में है? हाँ जी। अच्छा, ठीक। टोटल 4-5 मिनट का इंटरव्यू था। उसने बेसिक यही पूछा था कि आप करते क्या हैं, सही, और सर्विस के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें, आपके क्लाइंट्स किधर हैं, वो किस तरह पैसे भेजते हैं, आप क्या करते हैं, और बैंक स्टेटमेंट को थोड़ा सा उसने गो थ्रू किया था। इसके अलावा कुछ नहीं था। टोटल 4-5 मिनट ही था। और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लग गए थे, जिसके बाद उन्होंने वो दे दिया था वीज़ा लग के, तो वो भी उन्होंने सेंटर पे भेज दिया। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट अगर लोग इतना थ्रेशोल्ड मीट कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट कम से कम कितनी होनी चाहिए उनके पास? बैंक स्टेटमेंट मेरे ख्याल में आपके पास अगर 10-12 हज़ार यूरो की बैंक स्टेटमेंट है। अच्छा। और आपको कंटिन्यूसली उसके अंदर एक चीज़ नज़र भी आ रही है कि 3300 यूरोज़ आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये तो आपको कम यानी 100% के करीब चीज़ ले जाती है कि आपका लग ही जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर वो 3300 आ रहे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा, फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा कंसर्न जनरेट हो सकता है। लेकिन कोई ऑफिशियल इस तरह का नहीं है। ऑफिशियल चीज़ यही है कि आपने एक इनकम जनरेट करनी है, ठीक है, जो वो प्रूव हो सकती हो। ओके। तो मतलब आपके पास अकाउंट में ज़ाहिर पैसा हो तो वो आपको प्लस पॉइंट होगा। अच्छा, यहाँ आने के बाद अगर D8 पे कोई बंदा आता है अपनी अपॉइंटमेंट लेके, तो आजकल कितने टाइम में आपको लगता है कि कार्ड आ जाता है उसका? कार्ड मेरी जो थी D8 की अपॉइंटमेंट थी जनवरी में, 7-8 जनवरी को। जी। और मेरा जो कार्ड था वो आ गया था मार्च का 23 या 24 की उसकी प्रिंटिंग की डेट है। सही है। 2 महीने का है। तो अगर आपका लिस्बन के अंदर है तो यानी किसी रश वाली जगह के ऊपर अपॉइंटमेंट आ जाती है तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा। सही। अगर आपका किसी जगह के ऊपर आ जाता है तो फिर आपका हो सकता है महीने के अंदर अंदर भी आ जाए। अब आप माशाल्लाह रह लिए, घूम लिए, क्या प्लान कर रहे हैं? परमानेंट रहना चाहेंगे यहीं पर या पासपोर्ट तक, या क्या प्लान करेंगे? नहीं, अभी तो जिस तरह का मेरा सेटअप है जी, कि मुझे कोई लोकेशन की वो चीज़ नहीं है। अच्छा। तो उस लिहाज से तो मैं यहाँ पर रहना चाहूँगा। अच्छा। कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ यूरोप कम है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो वीज़ा है उसके अंदर अगर आप घूमना चाहें तो आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं। वो बहुत आसानी है आपके लिए। मैं बल्कि जब पिछली दफ़ा आया था तो मैं फ़िनलैंड गया, पेरिस गया, तो
बड़ा इजी है आपके लिए। मज़ा यानी किया। कराची से लाहौर जाना मुश्किल है, लिस्बन से पेरिस जाना आसान है। सही। यानी लाहौर वाले तो आपको पूछते हैं ना किधर जा रहे हैं, जी, वो जी। बिल्कुल नहीं पूछते। सही। तो ट्रैवलिंग का बहुत इजी सीन है और कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलेटिवली कंपेयर टू यूरोप कम है, इसलिए अभी तो यही प्लान है कि यहाँ पर रुका जाए रहेंगे। जब तक कोई परमानेंट सिस्टम नहीं बन। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जितने भी हमारे ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो D8 पे यहाँ पर आते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए तो सर ये जन्नत है। अगर आपको इनकी मार्केट पे उतरना नहीं पड़ रहा हाँ जी। और आप अपना ही कोई स्किल लेकर आ रहे हैं, कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो ये तो उस हवाले से जन्नत है। मैं कहता हूँ इससे अच्छा पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्योंकि आप पाकिस्तान में भी जो ट्रेंड है कि ऑनलाइन जो लोग कमा रहे हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकॉनमी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो अच्छा सर्वाइव करते हैं। बेशक। आपको अब वो सारी जो फैसिलिटीज़ जो आप पाकिस्तान में मिस करते हैं, सिक्योरिटी की, एक सारा आप घूमने फिरने का सीन, एक फैमिली के लिए अच्छी जगह, वो जो पाकिस्तान में कमी है वो यहाँ पर आके पूरी हो जाती हैं। सही। और आप इसकी इकॉनमी पर डिपेंडेंट नहीं है तो ऑब्वियसली आप अच्छा सर्वाइव कर लेते हैं यहाँ पर। सही। अच्छा, ये चीज़ भी पूछना चाहूँगा, जब हम लोग विजिट वीज़ों पे यूरोप के मुख्तलिफ कंट्री जाते थे, पहले अपॉइंटमेंट की लाइन में लगे रहते थे, फिर दुआ करते थे अल्लाह मियाँ हमें यूरोप का वीज़ा लग जाए, ऐ अल्लाह रिफ्यूज़ ना करा देना। अब आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, हाँ जी। जिधर चाहें उतरते हैं, कभी स्विट्जरलैंड हाँ जाते हैं, जी। कभी जर्मनी जाते हैं, कभी फ्रांस जाते हैं। अब क्या महसूस होता है आपको, क्योंकि आपके पास यूरोप की रेजिडेंसी है? अब तो यानी आपके और बाकी सारे लोगों के दरमियान में कोई खास डिफरेंस नहीं ना रह गया। सही। आप भी उसी लाइन पे लग रहे हैं जो बाकी सारे लग रहे जी, हैं, जी। और आपका दिल कर रहा है तो आप चले गए। और इसके अंदर मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ से आप स्पेन जाते हैं जैसे तो जाते सही। हैं तो टिकट्स बहुत सस्ती हैं। टिकट सस्ती। 20-30 यूरो में आपका दिल करता है जी फ्राइडे को उठ के मैं चला जाऊँ, जी। संडे को मंडे को काम पे वापस आ जाऊँगा। तो ये चीज़ें बाकी सारे मुल्कों में तो उस तरह नहीं अवेलेबल ना। सही। ये एक स्पेसिफिक जोन है यूरोप का जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास पैसे हैं तो आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, आप चूंकि माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, मुझे ये बताएं, आपने रिसर्च की थी पुर्तगाल के अलावा और भी कोई कंट्री ऐसे हैं जो D8 दे रहे हैं? डिजिटल नोमैड में काम करने वालों के लिए? डिजिटल नोमैड में मैंने 2 वीज़ाज़ और देखे थे। एक स्पेन का था, उसका कोई स्पेनिश के अंदर नाम था, और एक मैंने मलेशिया का जो था वो वीज़ा देखा था। मलेशिया वाले का इशू ये है कि उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि वो रिन्यू होता है या नहीं होता। वो सिर्फ 1 साल का वीज़ा है और मलेशिया वाले वैसे ही पासपोर्ट तो देते ही नहीं। अब स्पेन का आप बता रहे स्पेन का ये है, स्पेन का भी क्राइटेरिया थोड़ा सा मेरे ख्याल में कम है इससे। उसका था 2800-2900 यूरोस के करीब था। सही। लेकिन स्पेन का जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, एक तो उसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उसका प्रोसेस इससे रिलेटिवली मुश्किल है। पुर्तगाल का जो प्रोसेस है वो रिलेटिवली सिंप्लीफाइड है। अच्छा। उसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि स्पेन आपको 12-13 साल से पहले बिल्कुल पासपोर्ट की तरफ नहीं लेके नहीं जाता। लेके जाता। यहाँ पर यह है कि आप 5 साल में एलिजिबल होते हैं, आप बहुत भी टाइम लगा लें तो 6, साढ़े 6, 7 साल में आप पासपोर्ट लेके बैठ जाते हैं। सही। स्पेन में ये है कि वो 12 साल से पहले तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है, क्योंकि पुर्तगाल में मैं यही लोगों को बोलता हूँ कि यार यहाँ पढ़े लिखे आप जैसे लोग ज़्यादा आएँ, बजाय इसके कि हमारे लोग जो हैं वो गलत रास्तों से और अनएजुकेटेड अनस्किल्ड पर्सन यहाँ आ जाता है, जिससे इनको पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट को भी बहुत तकलीफ होती है। तो इन्होंने ये बाइज्जत वीज़े आप ही लोगों के लिए निकाले हुए हैं कि एक अच्छी क्रीम जेंट्री आएगी तो इनकी इकनॉमी में भी फ़र्क पड़ेगा। और ज़ाहिर है, अब एक बंदा आपके घर एक सूट बूट में आ रहा है और एक फटे कुर्ता शलवार में आ रहा है या फटे कपड़ों में आ रहा है, तो फटे कपड़े वालों को लोग इतनी इज्जत नहीं देंगे, क्योंकि वो घर की शान थोड़ी नीचे कर देगा। ऐसे ही है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके अंदर आखिरी चीज़ मैं बस ऐड कर दूं कि अब जैसे इसके ऊपर आप आए हैं तो आप बैंक जाते हैं, मैं बैंक गया हूँ जी। तो बैंक वालों ने बड़ा अच्छा ट्रीट किया। यानी जब उन्हें नज़र आता है ना कि हाँ जी बंदा सही कमा रहा है, सारा कुछ ठीक आ रहा है, क्योंकि आप नेशनल मिनिमम से 4 टाइम्स कमा रहे हैं, माशाल्लाह। तो वो चीज़ आपको जब आप लीगल तरीके से आएंगे तो ऑब्वियसली हर चीज़ के अंदर आपको वो एक चेंज इन एटीट्यूड नज़र आएगा। सही। जब आप इलीगल तरीके से आएंगे तो फिर उसके अंदर मसला होगा। वो तमाम नौजवान जो थोड़े पढ़े लिखे हैं और ख़ास तौर पे दुबई सऊदीया में बैठे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहें? देखें, वो वाले जो मुल्क हैं उसके अंदर एक ये आसानी है उन सारों के अंदर कि बिज़नेस सेटअप आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन मसला यही है कि वो आपका बस एक दरमियान में एक क्या उसे कहते हैं कि बस एक रेस्ट हाउस है, उधर आप परमानेंट नहीं रह सकते, आपका परमानेंट एड्रेस कभी भी नहीं हो सकता। समझ लेंगे होटल की तरह। हाँ जी, होटल की जब तरह तक रह रहे हैं नहीं तो पे छोड़ के वापस मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग देखे हैं, अपनी फैमिली के अंदर भी देखे हैं जो जवानी में गए थे। जवानी में बड़ा अच्छा लगता है, पैसे अच्छे बन रहे होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन जब आपको 50-55 साल में वापस आना पड़ता है और यहाँ आके आप बिल्कुल नल्ले होते हैं तो वो फिर रिग्रेट मैंने उन लोगों की आंखों में देखा। आपको कम से कम ये होगा कि अगर आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के 10-15 साल दे रहे हैं तो अब आपकी जनरेशन को 0 से दोबारा शुरू नहीं करना पड़ा, अब वो 1 से शुरू कर रहे हैं, अब पुर्तगाल से शुरू कर रहे हैं, वो चाहे US जाएँ, वो जिधर मर्जी जाएँ, इससे आगे मज़ीद अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में जा सकते हैं। लेकिन उधर आप रहेंगे तो आपका बच्चा फिर एक नौकरी की तरह 0 से शुरू करेगा, कारोबार की तरह 1 से शुरू नहीं कर रहा होगा। वाह। तो ये वाला मसला है। ज़बरदस्त है। मेरे दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हैं,
या अगर आप पैसिव इनकम आप अर्न कर रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, सऊदी अरब में, दुबई में कहीं भी रहते हैं, तो आज भी पुर्तगाल आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कंट्री है। जैसा कि एक पढ़े लिखे नौजवान ने आपको बताया कि फ़र्स्ट चॉइस इनकी पुर्तगाल ही रहा, और बहुत सारे मामलों की वजह से। तो मेरा भी आप लोगों को मशवरा ये है कि अगर आप D8 पे उतर रहे हैं, D7 पे उतर रहे हैं, D2 पे उतर रहे हैं, तो पुर्तगाल अभी भी आप लोगों के लिए फेवरेट हो सकता है। अच्छे लोग आएँ, पढ़े लिखे आएँ, और डंकी वाले जो हैं वो थोड़ा सा दूर रहें, ताकि ये लोग भी परेशान ना हो।